हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन अवर चैनल सरकारी जॉब गुरु। आज हम यहाँ प्रीवियस ईयर्स में आए एनटीए नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फर्स्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का जो सिंपल सा ट्रिक है वह यह है कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं आप उनको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। इस बार एनटीए ने अनाउंस कर दिया गया है कि जितनी भी यूनिट है पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट, उनमें से 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट में आएंगे। तो हर यूनिट को आपको ध्यान से पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के थ्योरेटिकल पार्ट के सभी टॉपिक्स हम अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां जाकर के उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। आज हम इस यूनिट के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट में स्कोर करना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बहुत ईजी है। बहुत ही कम सिलेबस है पेपर फर्स्ट का। अगर आप हर टॉपिक को सिलेबस के अच्छे से पढ़ लें तो आप इस पेपर में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जबकि आपका जो सब्जेक्ट का पेपर का सिलेबस होता है वह काफ़ी लेंथी होता है, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर आपको नेट या जेआरएफ क्लियर करना है तो आपके लिए 70 to 75% मार्क्स पेपर फर्स्ट में कंपलसरी है। और अब तो यह भी अनाउंस किया गया है कि जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकेंड है उसका जो टाइम है वह कंबाइंड रखा जाएगा। तो मतलब पेपर फर्स्ट में टाइम बाउंडेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो पेपर फर्स्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे क्योंकि वह रीजनिंग भी अटेंड करेंगे और साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके लिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी भी यूनिट को ना छोड़ें और सारी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें, तभी आपका नेट जेआरएफ क्लियर होगा। तो चलिए हम इस यूनिट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लेते हैं वह क्वेश्चन जो कि जुलाई 2018 में आपसे इस यूनिट के पूछे गए थे। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाववादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। मीन से कहना चाह रहा है कि इनमें से जो लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, उसका वह कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसकी लर्निंग को और भी अच्छे से प्रभावित करता है, उसको इफेक्टिव बनाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का हिंदी पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो मैं रिकमेंड करूंगी उसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए क्योंकि उसमें आपको जो वर्ड्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसके ऑप्शन देखते हैं। अधिगमकर्ता के साथी समूह। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा ये चीज़ विद्यार्थी को इफेक्ट नहीं करती कि उसका साथी समूह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। परिवार का आकार, अधिगमकर्ता के पेरेंट्स का शैक्षिक स्तर या फिर अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अगर उसको उस टॉपिक की थोड़ी सी नॉलेज है पहले से तो उसको आप जब जो भी पढ़ा रहे हैं वो उसको समझने में ईजी हो जाएगा। तो इसमें यह आएगा, अधिगमकर्ता का जो पूर्व अनुभव होता है वह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है कुछ भी सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब शिक्षण की प्रकृति, उसके नेचर और उसके उद्देश्य से इनमें से कौन सी लाइन संबंधित है और कौन सी गलत है। पहला, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। तो शिक्षण और अधिगम, लर्निंग और टीचिंग आपस में संबंधित होती है। टीचर जब पढ़ा रहा होता है तभी स्टूडेंट सीखता है और जब स्टूडेंट सीखता है मतलब कि उसे टीचर पढ़ा रहा है। तो टीचिंग और लर्निंग आपस में रिलेटेड है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर है या नहीं। इसमें लाइन दे रखी है शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि जो टीचिंग होती है वो अलग होती है और ट्रेनिंग जो होती है वो अलग होती है। ट्रेनिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर किसी कौशल की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो ट्रेनिंग होती है वह ज़्यादातर किसी कौशल प्रशिक्षण से संबंधित होती है। उसमें कोई एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित ट्रेनर होता है। उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह थोड़ी बंद प्रवृत्ति की होती है। जबकि जो शिक्षण होता है उसकी कोई निश्चित विषय वस्तु नहीं होती।
वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और जो शिक्षण होता है वह बिल्कुल निश्चित समय के लिए भी नहीं किया जा सकता, केवल 1 साल में ही आपको सारा ज्ञान दे दिया गया। तो प्रशिक्षण और शिक्षण में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच अंतर नहीं है, ये लाइन गलत हो जाती है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है। तो ये लाइन सही है। जब आपको टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है तो उसका यह उद्देश्य होता है कि वह छात्र में कुछ परिवर्तन करे, या तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना या उसे सिलेबस कंप्लीट करवाना। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो होता है वह शिक्षक का होता है। तो यह लाइन सही है। नेक्स्ट, समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति से औपचारिक होता है। शिक्षण 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षण वह होता है जो आपको विद्यालय में, कॉलेजेस में आपने प्राप्त हुआ है, जो कि एक बंद स्थान पर होता है जिसमें शिक्षक आपके सामने होता है। अनौपचारिक शिक्षण आप जीवन पर्यंत प्रकृति से, समाज से, परिवार से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वह होता है अनौपचारिक शिक्षण। तो ऐसा नहीं है कि अनौपचारिक शिक्षण में जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी कोई सीमा होती है, तो ये गलत हो जाता है। शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। मैंने आपको बताया कि शिक्षण अनौपचारिक प्रकार का भी होता है। अनौपचारिक शिक्षण में आप किसी बालक से भी कुछ सीख सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति ही आपको सिखाए। तो ये लाइन भी गलत हो जाती है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है। हाँ, समाज का विकास करना, समाज के लिए शिक्षण प्रक्रिया चलती है, तो शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। जबकि जो अधिगम होता है वह एक व्यक्तिगत कृत्य है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वह आप स्वयं सीख रहे हैं, तो इसमें स्वयं की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए जो अधिगम होता है यह एक व्यक्तिगत कृत्य होता है। तो ये छठा भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और छठा सही हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि मूल्यांकन क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। मैंने आपको निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन में पढ़ाया था कि निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन वह होता है जो कि शिक्षण प्रक्रिया जब चल रही होती है उसी दौरान किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अपनी उपलब्धि को देखने के लिए कि वह जो पाठ्यक्रम विद्यार्थी को पढ़ा रहा है वह उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जो समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है सुधार के लिए, शिक्षण प्रक्रिया जब चल रही होती है उसी दौरान, उसे निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। जबकि सबमिटिव इवैल्यूएशन वो होता है जो शिक्षण प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है तो लास्ट में जो आपकी परीक्षाएं करवाई जाती है उन्हें सबमिटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो ये जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है इसका कोई भी तरीका हो सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही आपसे प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं, जब पाठ चल रहा होता है तभी। ये सभी मूल्यांकन आपने अपनी एजुकेशन के दौरान खुद भी अनुभव किए होंगे। तो इसमें आंसर होगा दूसरा, चौथा और छठा। इसमें होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन वह होता है जो शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान ही सुधार के लिए करता है। चौथा, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता चलता है। शिक्षक प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी इस मूल्यांकन को कर सकता है, अधिगमकर्ता की प्रेरणा में वृद्धि कर सकता है। तो इसमें दूसरा, चौथा और छठा सही हो जाएंगे। आपको बस ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई हो। कई बुक्स में जिसमें इनके जो आंसर्स हैं वह गलत दिए हुए हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप 2-3 बुक से उनको चेक कर लीजिए, आपस में कोरिलेटेड कर लीजिए। इसका भी आंसर कई बुक्स में गलत दे रखा है, इस क्वेश्चन का भी। इसका आंसर होगा दूसरा, चौथा और छठा। सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है शिक्षण की विधि दे रखी है और आपसे उसकी व्याख्या पूछी गई है। तो शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी व्याख्या पूछी गई है? व्याख्यान विधि, ग्रुप डिस्कशन विधि, विचारावेश प्रक्रिया क्या होती है, इन सबसे आप सभी परिचित हैं। व्याख्यान विधि आपने सभी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है। लेक्चर मेथड क्या होता है आपको पता है।
ये बंद प्रवृत्ति का होता है। इसमें एक सामने आपके शिक्षक खड़ा हो जाता है, सारी विषय वस्तु का वह कम्युनिकेशन कर देता है, सारे ज्ञान को सिलेबस से रिलेटेड वह आपके सामने रख देता है। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक का बहुत ज़्यादा अंतःक्रिया नहीं होती है। तो ये सब व्याख्यान विधि की विशेषताएं होती है। तो व्याख्यान विधि क्या होती है? जिसमें स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में कोई एक निश्चित टॉपिक होता है, ये औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक निश्चित टॉपिक होता है जिसमें ग्रुप में पार्टिसिपेट जितने भी स्टूडेंट होते हैं वह अपने विचार रखते हैं। तो प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी होती है। विचारावेश प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें आप बड़ी संख्या में अपनी थॉट्स को रखते हैं, वह विचारावेश प्रक्रिया हो गई। वहीं अनुदेशन की प्रवृत्ति क्या होती है? अनुदेशन मतलब निर्देश जारी करना। आपको शिक्षक पढ़ाता है तो वह कुछ निर्देशों की अनुपालना करता है। तो इसमें लघु पदों में प्रस्तुति की जाती है प्रतिपुष्टि सहित। तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको 2-3 भी आ रहे हैं तो आप एक तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, ऐसा होता है? हाँ, शिक्षण मैंने आपको बताया, जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा, या तो पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थी को समझाना, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इसमें ए सही होगा। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। मैंने आपको बताया कि शिक्षण 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो जब अनौपचारिक शिक्षण होगा तो क्या वह भी शिक्षण का ही परिणाम होगा? प्रकृति से भी सीख सकते हैं, समाज से, परिवार, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि जो समस्त अधिगम होता है वह शिक्षण के प्रभाव से ही उत्पन्न हो। कई बार अपने अनुभवों से भी जो व्यक्ति होता है वह सीख लेता है। जरूरी नहीं है कि कोई सामने वाला उसे सिखाए तभी वह सीखे। तो सेल्फली भी वह सीख सकता है। तो इसमें हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी जुलाई 2018 में ही पूछा गया था। क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आप ढंग से पढ़ लेना। क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण का ज्ञान आवश्यक है। तो हाँ, सही है। कक्षा में अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, प्रभावी कम्युनिकेशन करना है, तो आपको इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आपको वह अच्छे से करना आना चाहिए। तो तर्क आर सही है, जबकि अभिकथन ए गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि अब यह मान लिया गया है कि जो शिक्षण संप्रेषण है वह विज्ञान है, वह शिक्षक में स्वयं डेवलप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक होता है वह जन्म के साथ ही इस गुण के साथ पैदा होता है। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वह शिक्षक को सिखाई जाती है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, वह ट्रेनिंग के दौरान जो शिक्षक है उसको दिया जाता है। यह क्वेश्चन है दिसंबर 2018 के पेपर का। इसमें आपसे टीचिंग की फिशबाउल शैली के बारे में पूछा गया है। इसको आप नॉलेज बेस पर भी सॉल्व कर सकते थे कि जो फिशबाउल शैली क्या होती है। इसमें ये होगा कि जिस तरीके से जो फिश बाउल होता है जिसमें फिशेस होती है वह जिस प्रकार से क्रिया करती है उसी तरीके से जब शिक्षण किया जाता है तो वह फिश बाउल शैली कहलाती है। इसमें क्या होता है, यह क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक रूप है जिसका उपयोग कक्षा में किसी बड़े विषय पर चर्चा करते समय किया जाता है। इस शैली के आधार पर किसी विषय की चर्चा में कक्षा के लगभग सभी छात्र भाग ले सकते हैं। इस शैली में कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे के पास बैठते हैं, जबकि जो शेष छात्र होते हैं वह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे बैठ जाते हैं। जिस तरीके से बाउल में जो फिशेस होती है वह व्यवहार करती है उसी तरीके से यह शिक्षण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है।
आपसे दिसंबर 2018 के पेपर में क्लासरूम कम्युनिकेशन के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है अर्धव्यावसायिक क्रियात्मक संबंध विकसित करने के लिए, ये सही है। कक्षा में सहभागी परिवेश बनाने के लिए, यह भी सही है। कक्षा के बाहर की अंत्यक्रिया में भाग लेने के लिए, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा और तीसरा सही है, डी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कक्षा कम्युनिकेशन होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी। इसके अंतर्गत जो शिक्षक होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वही सब कुछ डिलीवर करता है। तो कक्षा के क्रियाकलाप में संचार प्रक्रिया का आदान प्रदान होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण की क्या उपलब्धि होती है? समस्या समाधान रणनीति। क्लासरूम कम्युनिकेशन में दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। इसमें टीचर मुख्य भूमिका में होता है, वही संप्रेषण में मुख्य होता है। जो विद्यार्थी होता है वह भी इसमें भाग लेता है। तो इससे क्या होता है? इससे समस्या का समाधान होता है, इससे विद्यार्थी को गहन और विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है विषय वस्तु का। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। अनियंत्रित चर्चाएं, ऐसा नहीं होता जब क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, संप्रेषण प्रक्रिया चलती है तो जो चर्चाएं होती है वह इधर उधर निकल जाती है, वह विषय वस्तु से संबंधित होती है, वह अनियंत्रित नहीं होती, वह शिक्षक द्वारा पूरी तरीके से नियंत्रित होती है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसमें आंसर होगा डी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे दिसंबर 2018 में इजी सा पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किसके जन्म दिवस पर किया जाता है? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारंभ 11 नवंबर 2008 में किया गया था। अब हम जनवरी 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्वीकार्य है? जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक होता है जो असफल होता है, सही बात है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, ये बात हम कर चुके हैं, ये भी सही है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। अगर आप कोई टीचर पढ़ा रहा है और विद्यार्थी नहीं सीख रहा है तब भी शिक्षण प्रक्रिया तो चल रही है, तो ये भी सही है कि अधिगम के बिना भी शिक्षण हो सकता है। उसके बाद चौथा, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ये गलत है। अधिगम औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। विद्यार्थी कहीं से भी सीख सकता है, अपने अनुभवों से भी सीख सकता है, प्रकृति से भी सीख सकता है। नेक्स्ट, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है, इससे आप सभी परिचित हैं। शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वह ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, जो उसे भी बहुत कुछ विद्यार्थी के अनुभवों से सीखने को मिलता है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा बी। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये चौथा मिसप्रिंट हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो सही है। अधिगम कोई निश्चित समय के लिए नहीं चलती, यह जीवन भर चलती रहती है। विद्यालय में औपचारिक अधिगम भी हो सकता है और विद्यालय के बाद अनौपचारिक अधिगम भी होता है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन क्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, तो इसे संपूर्ण जीवन को कई क्रमों में विभाजित करके अधिगम को और अच्छे से समझा जा सकता है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की प्रभावकता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप से किया जाना चाहिए? कि टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं, ये कैसे देखेंगे? विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर अगर विद्यार्थी को विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो मतलब टीचिंग इफेक्टिव है, ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है। छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, तो इसका आंसर होगा सी। जो छात्रों के रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव हैं तो ही माना जाएगा कि टीचिंग इफेक्टिव थी। अगर आपने विषय वस्तु को रटवा दिया है फिर भी वह विद्यार्थी रट लिया है लेकिन वो अच्छे से लिख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावकता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक क्या है?
सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है? वैसे तो देश की सामाजिक स्थिति, समाज की आर्थिक स्थिति, विद्वान राजनीतिक व्यवस्था, ये सब कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करते हैं। लेकिन आपके जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, यह आपकी टीचिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक टीचर को सबसे ज्यादा प्रभावित यही करेगा जिस भी संस्थान में वह पढ़ा रहा है, वहाँ के संस्था प्रधान के साथ उसके व्यवहार किस प्रकार का है, वहाँ के अन्य शिक्षकों के साथ उसका व्यवहार किस प्रकार का है, वहाँ के विद्यार्थी उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें आएगा डी, शैक्षणिक व्यवस्था से। अब हम जुलाई 2016 का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक पॉइंट कौन से हैं इनमें से? अध्यापक को विषय का ज्ञान, हाँ, अगर तभी वह अच्छा शिक्षण कर सकता है जब उसे विषय का संपूर्ण ज्ञान होगा, तो इसमें ए सही है। उसके बाद अध्यापक की सामाजिक आर्थिक स्थिति इतना अधिक प्रभावित नहीं करती उसकी टीचिंग को, तो ये गलत हो जाएगा। अध्यापक का संप्रेषण कौशल, अगर वो तुतला के बोल रहा है, वह अपने नॉलेज को सही से नहीं अभिव्यक्त कर पा रहा, जो भी वो बोल रहा है वो विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये चीज काफी इफेक्ट करेगी उसकी टीचिंग को, तो ये सही है। विद्यार्थी को संतुष्ट करने में की अध्यापक की योग्यता, ये गलत है। अगर वह विद्यार्थी को ज्यादा मार्क्स देकर के केवल संतुष्ट रखने की कोशिश कर रहा है, वह अपने ज्ञान से उसे संतुष्ट नहीं कर रहा, तो यह नकारात्मक कारक हो जाएगा, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क भी उसकी शिक्षण की प्रभाविता को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता। उसके अलावा कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, योग्यता है, क्षमता है, यही एक शिक्षक की शिक्षण को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, पहला, तीसरा और छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता बताइए। तो जो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण होते हैं उनका एक ही औचित्य होता है, वह यह है कि वह अधिगम कार्यों को, जो टीचिंग लर्निंग होती है, उसमें विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से भागीदारी दिलवाने में, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट डेवलप करने में योगदान देते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री क्या होती है? ब्लैक बोर्ड है, चौक है, उसके अलावा आपने कोई पीपीटी का इस्तेमाल किया शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, किसी लैपटॉप का इस्तेमाल किया, तो ये सब आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मूल्यांकन से संबंधित पूछा गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, संकलात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, चर्चाएं की जाती है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया जब चल रही होती है उस दौरान किया जाता है, तो इसमें चौथा आ जाएगा। संकलात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि अंत में किया जाता है, तो इसमें होगा अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें जो सतत और लगातार किया जाता है, विद्यार्थी का जो लगातार मूल्यांकन चलता रहता है, उसे सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। वह विद्यार्थी की सभी प्रकार की उपलब्धियों की जांच के लिए किया जाता है। इसमें नियमितता रहती है और सहसंज्ञात्मक पहलुओं का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। मानक और निसंदर्भित परीक्षण, जो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है, यह किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप इसे भी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ी है, जो मैंने पढ़ाई है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम जून 2015 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? वे संकल्प धारणा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है, सही है। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से सीखने में मदद करती है, सही है। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, ये भी सही है। वे रटकर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, यह गलत है। उपलब्धि परीक्षण मतलब कि जो मूल्यांकन होता है, किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के जांच के लिए, मूल्यांकन के लिए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका आंसर होगा डी। तो यह थे कुछ क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए
और इस यूनिट पर जितने भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर फाइनली उसके क्वेश्चंस जो पहले से पूछे गए हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब अस।